वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन पेपर महाटेट हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। पेपर 2 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 2019 जनवरी 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। जो 19 जनवरी 2020 संडे के रोज़ जो पेपर हुआ था उसका ये पेपर आपके क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इसी तरीके से पेपर 1 पेपर 2 के सेम क्वेश्चन पेपर होते हैं। उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं होता है। भले ही आपका पेपर 1 जो है वो D.Ed के लिए होता है, पेपर 2 जो है वो B.Ed के लिए होता है, लेकिन लगभग मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर देखा और दोनों क्वेश्चन पेपर में जो है लगभग सेम ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी ढूंढने के बाद जो है ये क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने लेकर आए और हमने इसको अपने तरह से हल करने की कोशिश की है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो आपने उसको सजेस्ट कर जो है वो सही बताने की कोशिश हमने करना है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया, आप भी टीचर हो, हम भी टीचर है, और जिस तरीके से हमने इस पर मतलब घंटों रिसर्च करने के बाद एक हम मॉडल आंसर पेपर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको एक बात पहले ही बता दूँ, बगैर विदाउट आंसर की कि ये क्वेश्चन पेपर हल किया गया है, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर होते हैं 19-20, तो आपने उसको जो है ना समझकर चलना है और हमको आप थोड़ा सा आपकी तरफ से सजेशन भी देते रहिए इस चीज़ को लेकर। तो सेम क्वेश्चन पेपर होगा 10 नवंबर 2024 को होने वाली TAT की परीक्षा का हिंदी का पेपर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर देखेंगे आपको माध्यम हिंदी नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से आपको बैठक क्रमांक को प्रश्न पत्रिका का सेट वगैरह आता है। साथ ही साथ परीक्षा संकेतार्थ और पेपर संकेतार्थ 402 इस तरीके से आता है। ये टाइमिंग 150 नंबर का पेपर आता है और एक 32 पेज की यहाँ पर बात हो रही है। और उसका दूसरा हिस्सा है जो है वो सामाजिक शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का मतलब ये होता है सोशल साइंस, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बात करूंगा कि अगर आपका साइंस है तो वहाँ पर आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की जगह आपके इसमें क्वेश्चन पेपर में साइंस आएगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हिदायतें आपको दी जाती है, कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिए जाते हैं, वो आपने पढ़ लेना। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए पहला विषय हिंदी, दूसरा इंग्लिश या मराठी, 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा मराठी है, कुछ बच्चों का इंग्लिश है, उसके बाद बाल मानस शास्त्र है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान। तो इस तरीके से होता है ये। 1 से 30 नंबर के क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, 31 से 60 नंबर के क्वेश्चन आपके मराठी भाषा के पूछे जाएंगे, उसके बाद 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन आपके बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र को लेकर पूछे जाएंगे, और उसके बाद 91 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30-30 मार्क्स जो है सभी के लिए है। और सामाजिक विज्ञान मतलब इतिहास, भूगोल, वो नागरिक शास्त्र जिसको हम समाज शास्त्र कहते हैं, उसके लिए यहाँ पर 60 नंबर दिए गए हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपका सामाजिक विज्ञान का जो सेक्शन है यहाँ पर भले ही इन्होंने हिंदी में लिखा है, लेकिन पेपर जो है आपको मराठी में मिलेगा। आपका बाल मानस शास्त्र का पेपर भी आपको मराठी में दिया जाएगा, और मराठी का पेपर तो मराठी में होता है। हिंदी मीडियम से भी अगर आप मराठी मीडियम से भी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी जो है भाषा 1 जो है वो सिर्फ आपको हिंदी मीडियम में देखने के लिए मिलेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब सबसे पहले हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर इस तरीके से लेकर आते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर जो है वो आ चुका है, और क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर एक गद्य आकलन पूछा है। गद्य उतारा आपके सामने, गद्य परिच्छेद आपके सामने दिया है, और इसमें 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो देखिए हम थोड़ा इसको पढ़कर समझ लेते हैं जल्दी। आप ये उतारे को पढ़कर किस तरीके से हल करना है। प्रयत्न हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। मानवीय इतिहास के विकास में नकारात्मक प्रयत्न मानवीय जीवन के लिए घातक साबित होते हैं। हमारे प्रयत्नों को नींव में मानवीय मूल्य होने चाहिए। देखिए मानवीय मूल्य आप यहाँ पर थोड़ा याद रखेंगे। उन्हें सामाजिक हित के संदर्भ चाहिए। प्रयत्न व्यक्ति और समाज की जिंदा दिली के लक्षण। प्रयत्न के कारण जीवन में चैतन्य का निर्माण होता है। जीवन आनंददायी, सफल, सार्थक और कल्याणकारी बनता है। प्रयत्नहीन जीवन न केवल नीरस, उबाऊ और शुष्क होता है, उपत्ति उन्नति वह बाधक होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन में असफलता की चिंता छोड़कर निरंतर बिना रुके, बिना उकताए अपने उद्देश्य की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए। इसमें जो आनंद और संतोष है वह अतुलनीय तथा अवर्णनीय है। इसी से हमारे जीवन को अर्थ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एक उतारा, एक पैसेज आपको यहाँ पर दिया गया था, आप देख सकते हैं। अब इसके आधार पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे, वो 4 क्वेश्चन हल करने हैं। हम 19 जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का देख रहे हैं, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए। तो पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया कि प्रयत्न किन पर आधारित है। तो देखिए प्रयत्न किन पर आधारित है, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर
डी मतलब ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि प्रयत्न जो आधारित है वो मूल्यों पर आधारित है। आप इस पैसेज को पढ़कर जो है इसका जवाब निकाल सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम अगर आपको जवाब निकालने जाऊंगा तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो आपको फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि प्रयत्न किस पर है, तो वो मानवीय मूल्यों पर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लाइन दिख रही है आपको, हमारे प्रयत्नों की नींव मानवीय मूल्य होने चाहिए, यही इसका जवाब है। जवाब इसी तरीके से निकालते हैं, इसको हम आकलन कृति कह रहे हैं। अगर आप 9वीं 10वीं के टीचर हो, अगर आप 9वीं 10वीं को पढ़ाते हो तो आप ये चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर इसका जवाब हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है कि हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो देखिए हमारे जीवन को सार्थक कौन बनाता है, दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। हम इसका भी जवाब थोड़ा आपको पैराग्राफ में बताएंगे, ठीक है। हमारे जीवन को सार्थक कौन बनाता है, तो देखिए थोड़ा पैराग्राफ की तरफ हम आ जाते हैं। एक मिनट, हम आपको थोड़ा पढ़कर यहाँ पर समझाते हैं। थोड़ा इसमें ना ज़्यादा वक्त चल जाएंगे क्योंकि बहुत बारीकी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके डायरेक्ट हम आपको जवाब बता दें क्योंकि ना यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ते नहीं आ रहा है ठीक ढंग से, ठीक है। इसके जवाब हम आपको बता देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए दूसरे का जब जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य। हमारे जीवन को सार्थक बनाता है तो लक्ष्य बनाता है। तीसरा सवाल पूछा गया कि हित के विरुद्ध न होने वाले शब्द का योग्य पर्याय कौन सा। देखिए हित के विरुद्ध न होने वाले, ये सवाल को समझो आप किस तरीके से पूछा है। तो देखिए आप समझो इसको, हित के विरुद्ध न होने वाले शब्द का योग्य पर्याय कौन सा है। तो देखिए हित के जो विरुद्ध नहीं है वो शब्द का हमको योग्य पर्याय देखना है। मेरे हिसाब से कल्याण होता है, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो। आपके हिसाब से अगर कोई दूसरा होता है तो आप उसको बताइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। ये सवाल को ठीक से समझ लेना। हित के विरुद्ध न होने वाले मतलब हित का जो विरुद्ध नहीं होता है, हित का जो विरुद्ध नहीं होता है वो शब्द हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो मेरे हिसाब से कल्याण हो सकता है, आप देखेंगे उसके बाद और क्या आप बताओ मुझे, ठीक है। और चौथा सवाल इस तरीके से पैसेज में से पूछा गया था, पैराग्राफ में से पूछा गया था, परिच्छेद में से पूछा गया कि प्रस्तुत खंड गद्य खंड के लिए योग्य शीर्षक कौन सा होगा। तो देखिए मानवीय जीवन और प्रयत्न, ये इसके लिए योग्य शीर्षक होगा, मानवीय जीवन और प्रयत्न। इस तरीके से 4 सवाल आपको परिच्छेद में से पैसेज में से पूछे जाते हैं। सिर्फ 4 ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई बताएगा कि 2 पैसेज आते हैं, गद्य आकलन पद्य आकलन दोनों पूछा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ 4 ही नंबर के आपको सवाल जो है वो पैसेज में से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी साहित्यकार के 2 सवाल और बाकी टोटल व्याकरण इसमें पूछा है। अब 5वें सवाल की तरफ हम आते हैं, जो हमारा सिंपल सा सवाल है। ये सवाल हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको करा दिया, 2 बार करा दिया हमारे वीडियो में, कि गेय वर्ण में से कौन से वर्ण से बना है। देखिए गेय वर्ण ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों से बना है। आप अपने जवाब देने का प्रयास भी यहाँ पर करते रहिए कि किन 2 वर्णों से ये बना है। तो देखिए इसको गेय तो पढ़ते हैं लेकिन ये गेय वर्ण से नहीं बना, इससे ये नहीं बना है। बच्चे इसका जवाब यही लगाते हैं, ये बना है। मैंने आपको बताया था कि जो को आपने याद रखना है, इस तरीके से बना है, जो प्लस यो, इसको पकड़ लो आप, तो ये गेय इस तरीके से बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 6 इस तरीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित विशेषणों में से सर्वनाम से बना विशेषण कौन सा है। देखिए सर्वनाम से बना विशेषण हो जाएगा वैसा, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण जो हो जाएगा वैसा, है ना। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है, मुझे तो क्योंकि सर्वनाम से बना विशेषण हम किसको कहते हैं, जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा के पहले आ जाता है उसको हम सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कहते हैं। तो वैसा जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से, देखिए कुछ 2-3 सवालों में कन्फ्यूजन है कि थोड़ा वो हो सकता है 19-20 में, बाकी 100% जो, क्योंकि विदाउट आंसर की के मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। बाकी जो मतलब समझो आपके 25 सवाल जो है हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। इक्का दुक्का सवाल में थोड़े से कन्फ्यूजन इधर उधर हो सकता है, तो आपने उसको समझ लेना है। हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद अगला सवाल है। अगला सवाल बड़ा आसान सा सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए थोड़ा तो विशेषण का उदाहरण है, परिमाणवाचक का पर्याप्त भी है, अधिक भी है, लेकिन बारी बारी को आप देखते हैं तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं होता है। मतलब पर्याय क्रमांक 4 जो है हमारा यहाँ पर वो इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 8वां सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। 8वां सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अग्नि जल रही है। मैंने क्या कहा आपको कि जब भी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखते हो तो आपने जो है ना, अगर आपको शब्द नहीं समझ में आते तो जुमला बोलकर देख लेना, उस शब्द से एक वाक्य बोलकर देख लेना, एक सेंटेंस बोलकर देख लेना है, और लास्ट में जाने के बाद जब क्रियापद में होता है तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि अग्नि जल रही थी। तो यहाँ पर हो जाता है स्त्रीलिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो अग्नि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
आता है 9वां सवाल। 9वां सवाल पूछा गया है कुछ इस तरीके से है, देखिए बहुवचन न होने वाले शब्द का पर्याय कौन सा है। तो देखिए बहुवचन न होने वाले शब्द का जो पर्याय है वो हो जाता है चिड़िया, क्योंकि चिड़िया जो है एक वचन बहुवचन में चिड़िया इसी तरीके से लिखा जाता है, चिड़िया चिड़िया, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अगला सवाल जो हमारा सवाल नंबर 10 है कि के द्वारा प्रत्यय से संबंधित कारक कौन सा है। कारक कितने प्रकार के होते हैं अगर सवाल पूछा जाए तो कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर के द्वारा प्रत्यय से संबंधित कारक है, तो देखिए ये के द्वारा प्रत्यय से संबंधित कारक जो हो जाता है वो करण कारक हो जाता है, मतलब पर्याय क्रमांक 3 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बच्चों को बता दूं कि हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट हिंदी 2019 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 11 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द विसर्ग संधि नहीं है। तो देखिए दुरात्मा जो होता है वो विसर्ग संधि का शब्द होता है, नीरस भी जो है वो विसर्ग संधि का शब्द होता है, और मनोहर भी जो होता है वो विसर्ग संधि का शब्द होता है। लेकिन दिग्गज जो है ये व्यंजन संधि का शब्द होता है, मतलब दिग्गज जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है मुंह मांगा, यानी जिसे मुंह से मांगा हो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक सवाल पूछा गया था, आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो देखिए संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है, 4 पर्याय आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है। पहला है महेश ने खाना खाया किंतु उसे वह पसंद नहीं आया, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। हम घर के रहे न घाट के। उसके बाद तीसरा बताया जा रहा है वह तंदुरुस्त है तथापि वह डरपोक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, संयुक्त वाक्य नहीं है, 3 है लेकिन एक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक घायल पक्षी देखा, ये जो हो जाता है केवल वाक्य हो जाता है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में सवाल आते हैं, हम 2021 की बात करते हैं, हम 2019 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं। 2020 से पहले हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर नहीं आते थे। टीएटी में 13 से लेकर 19 तक जो है मराठी और इंग्लिश और उर्दू भाषा में ही क्वेश्चन पेपर आता था, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अगर ऐसा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2019 तक नहीं आता था। उसके बाद 2 साल से ही हिंदी मीडियम को टीएटी में लेकर आए हैं। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 पूछा गया है कि वहाँ वाहनों की भीड़ लगेंगी, इस वाक्य का सामान्य भूतकाल कौन सा है। तो देखिए सामान्य भूतकाल जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए वहाँ वाहनों की भीड़ लगी, क्योंकि सामान्य भूतकाल का यही जुमला यहाँ पर वाक्य परफेक्ट बैठ रहा है और सामान्य भूतकाल में यही हो जाना चाहिए कि वहाँ वाहनों की भीड़ लगी है, मतलब पर्याय नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हमको दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 15 हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत है। देखिए अब ये वाक्य का जवाब आपको देना है, काफ़ी ज़्यादा हमने इसके अंदर ये करा लेकिन थोड़ा समझ से थोड़ा सा बाहर है और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि कौन सा वाक्य जो है वो विराम चिन्ह की दृष्टि से सही है। तो इसको हम जो है साइड में रख देते हैं। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त जाने की वजह से हमने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया। हम दादाजी को बाबा बुलाते हैं, यहाँ अपना पराया भेद नहीं होता, उसे रोको मत, उसे रोको मत जाने दो। तो देखिए ये तो सही हो जाता है, क्योंकि उसे रोको मत जाने दो, ये बात यहाँ पर हो रही है। अरे तुम आओ ना, इस तरीके से। चलो ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, आपने इसको थोड़ा साइड में रख लेना, ओके। उसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से योग्य उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए वारन, वारन शब्द को नी उपसर्ग जब लगता है तो हो जाता है निवारण। तो हमारा पर्याय नंबर 1 जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब उड़ धातु से, उड़ धातु में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय नहीं लग सकता। देखिए उड़ शब्द में प्रत्यय बनाने से शब्द बनता है, जैसे उड़ान लग गया, एक उड़ान हो गया, ठीक है। उड़ना हो गया, ठीक है। दूसरा उड़ावट हो गया, ठीक है। तीसरा लेकिन उड़ाई नहीं होता है, मतलब आ ई जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उड़ धातु में निम्नलिखित में से प्रत्यय नहीं लग सकता, तो आई प्रत्यय जो है वो उड़ में नहीं लग सकता है, ठीक है। इसका 17 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 18वां सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से श्लेष अलंकार
का उदाहरण कौन सा है? देखिए 4 पर्याय दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, चरण कमल, बंदो हरि राई, पतित पावन सीताराम, पीपरपात, सरिस मंडोला और भिखरिन को देख पट देख बार बार। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों उदाहरणों में से श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं है। श्लेष अलंकार का उदाहरण जिस तरीके से आप मराठी में देते हैं उसी तरीके से आपको श्लेष अलंकार का उदाहरण जो है हिंदी में ही देना है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि 2 शब्द होते हैं लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न होता है, लिखने देखने में सेम होते हैं, जैसा श्री कृष्ण नवरामी नवरी, शिशुपाल नवरामी नवरी। तो यहाँ पर जिस तरीके से आ रहा है श्री कृष्ण नवरामी नवरी में भी आपको नवरी देखने के लिए मिल रहा है और शिशुपाल नवरामी नवरी, यहाँ पर भी आपको नवरी शब्द देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण नवरा है तो मैं नवरी हूँ, शिशुपाल नवरा है तो मैं नवरी नहीं हूँ। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बार बार का जो है वो दोनों के लिए अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भिखरिन को देख पट देत बार बार, ये हमारा जवाब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अभी देखिए यहाँ पर मात्राएँ है ना, यहाँ पर मात्राएं हमको पहचाननी है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आए हैं थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हम थोड़ा इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि सहज स्नेहु सराहन लागे इस काव्य पंक्ति की मात्राओं का कौन सा क्रम निम्नलिखित में से योग्य है? देखिए अब देखिए पहले आ रही है सिंगल स, दूसरा हो सिंगल, तीसरा जो भी सिंगल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको देखेंगे सो फिर से सिंगल है, मतलब 4 बार सिंगल सिंगल मात्राएं हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि ने आ रहा है तो ने जो है वो डबल हो जाते हैं, डबल के लिए हमने 5 यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद फिर हु आ रहा है, अब जब छोटा ऊ आता है तो वहाँ पर जो है सिंगल ही मात्रा उसको पड़ी जाती है। तो देखिए क्या हो गया हमारा 1111151 11151 इस तरीके से हो गया। तो देखिए 11151 हो गया। उसके बाद 100 के लिए फिर सिंगल मात्रा, फिर रा के लिए डबल हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर हो के लिए सिंगल, फिर नो के लिए सिंगल, सराहन। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो ये आसान सवाल होते हैं ना, ये मात्राएं गिनने का सवाल आसान होते हैं। आपने छोटी बड़ी मात्राओं को देख लेना है एक बार, ये आसान चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से बताया जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अभिलाषा अर्थ में नहीं है? देखिए अभिलाषा का मतलब कामना होता है, अभिलाषा का मतलब आकांक्षा होता है, अभिलाषा का मतलब इप्सा होता है, लेकिन अभिलाषा का मतलब क्षपा नहीं होता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का योग्य जोड़ा पहचानो। अब देखिए अपोजिट वर्ड विरुद्धार्थी शब्द का हमको यहाँ पर योग्य जोड़ा कौन सा है वो हमको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए अज्ञ विज्ञ, ये जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 22वां सवाल पूछा गया है कि पहिया किस तरीके से लिखा जाता है? तो देखिए पहिया सिंपल इस तरीके से लिखा जाता है, पहिया, कुछ भी नहीं आएगा इसमें ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से पहिया लिखा जाता है। तो हमारा पर्याय क्रमांक 2 जो है वो सही यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल देखिए आप, 23वां सवाल पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश का एक शब्द दिया जाता है, आपको उसको हिंदी में लिखना होता है। ऑपरेटर इस शब्द के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द योग्य है? देखिए ऑपरेटर शब्द के लिए आपको पारिभाषिक शब्द कौन सा है? देखिए ऑपरेटर का मतलब प्रचालक भी होता है, ऑपरेटर का मतलब संचालक भी होता है, दोनों इसके जवाब होते हैं। ऑपरेटर का मतलब संचालक भी होता है, प्रचालक भी होता है। असल में इसका जो जवाब होना चाहिए वो संचालक या प्रचालक दोनों ही आते हैं। तो इसके जो इसमें अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चलो ठीक है, तो प्रचालक जो है इसको हम सही समझ लेते हैं यहाँ पर। ओके, ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 पूछा गया है, देखेंगे आप यहाँ पर कि निर्मम शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सा योग्य शब्द समूह होगा? निर्मम शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्य शब्द समूह होगा? तो देखिए जो मेरा नहीं है, जो मर्म नहीं समझ सकता, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जो मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा जिसके हृदय में ममता नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 24 का 3 सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से, रोमा ने कई जगह कोशिश की पर उसे नौकरी नहीं मिली, अधोरेखित अर्थ में कौन सा मुहावरा योग्य है? तो देखिए रोमा ने कई जगह हाथ पैर मारे लेकिन उसको
नौकरी नहीं मिली। मतलब पर्याय नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 26वां सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा और आप देखेंगे 26वां सवाल पूछा जा रहा है कि भरी गगरिया कहावत पूर्ण कीजिए। तो देखिए एक ये गाना भी होता है और ये कहावत भी है। आपको लगता है छलकत जाए, ठुमकत जाए, गिराती जाए, लेकिन इसका जो जवाब होता है भरीज गगरिया चुपके जाए। इस तरीके से इसका ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से सवाल जो है पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद आते हैं 27वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से शब्द युग्म का गलत जोड़ा पहचानिए। तो देखिए आदान प्रदान सही जोड़ा हो जाता है, खरा खोटा सही हो जाता है, सटा हटा सही हो जाता है, लेकिन योगी रोगी जो है वो शब्द युग्म का जोड़ा नहीं होता है। शब्द युग्म का गलत जोड़ा जो यहाँ पर समझा जाएगा वो हो जाएगा हमारा योगी रोगी। मतलब पर्याय नंबर 1 जो है वो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आते हैं 28वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28 पूछा गया है, आसान सा सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए तत्सम शब्द जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा आश्रय। आश्रय शब्द हम किसको इसको मानेंगे, तत्सम शब्द हम इसको मानेंगे। अब देखिए नीचे के जो 2 सवाल है आपके सामने, नीचे के जो 2 सवाल दिए गए हैं वो साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर है। 2019 में भी 2 सवाल पूछे गए थे। 2020 में 2 सवाल पूछे गए थे। फॉर्म 19 में भरे गए थे, 20 में एग्जाम हुई थी इसलिए उसको 19-20 के एग्जाम कहते। 2021 में भी नवंबर में टीईटी की परीक्षा हुई थी, उसमें भी 2 सवाल आपको 29 और 30 नंबर के पूछे गए थे। साहित्यकार है वो उनकी रचनाओं को लेकर, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये काफ़ी अहम है हमारे लिए। एक नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक नंबर की यहाँ पर अहमियत होती है, तो एक बात आप याद रखेंगे। तो एक बार यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी रचनाकार नहीं है। तो देखिए छायावादी रचनाकार जो है वो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी है। जयशंकर प्रसाद जी तो इसके जनक ही है, और महादेवी वर्मा जी भी छायावाद के कवियों में आते हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी का जो है इनमें समावेश नहीं होता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो छायावाद के कवि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, छायावाद के रचनाकार नहीं है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो छायावाद के रचनाकार नहीं है। बाकी तीनों लोग जो है वो छायावाद के रचनाकार है। आपने याद रख लेना है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा। महादेवी की वर्मा की जो इनको जो हम कोकिल, इनको हम क्या कहते हैं, हिंदी मंदिर की सरस्वती कहते हैं, और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का तो आपको पता ही है, छायावाद के जनक भी है, और इनकी कामायनी जो है वो बहुत बहुत फेमस है इस तरीके से ना। और इनकी यहाँ पर यामा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यामा किसकी रचना है, तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी का नाम आपको पेपर में कहीं ना कहीं नज़र आता है। हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, हम पेपर 2 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, और इनके बारे में अगर पूछा गया तो आपने कामायनी तो भूलना ही नहीं है, और ये जनक भी है जयशंकर प्रसाद। ओके, उसके बाद आते हैं अगले सवाल और आखिरी सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया कि महाभोज उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो देखिए महाभोज उपन्यास के जो रचनाकार है वो हो जाते हैं हमारे, महाभोज उपन्यास के रचनाकार हम आपको यहाँ पर बताएंगे तो ये हमारे मनु भंडारी जी हो जाते हैं। मनु भंडारी जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से कुछ आपके सामने हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको 10 नवंबर 2024 के दिन रविवार संडे को देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन बदल सकते हैं, फॉर्मेट नहीं बदलेगा। एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि जिस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बदलेंगे लेकिन फॉर्मेट नहीं बदलेगा। सेम फॉर्मेट में आपको सवाल पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्णमाला को लेकर एक सवाल आपको पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्णमाला को लेकर आपको सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सर्वनाम को लेकर आपको सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्रिया विशेषण को लेकर, लिंग को लेकर, और यहाँ पर देखिए बहुवचन को लेकर, यहाँ पर हम जो कहेंगे कारक को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आप देखिए ये विसर्ग संधि को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। एक भी सवाल जो है वो सिलेबस के बाहर का नहीं है। तत्पुरुष समास को लेकर सवाल पूछा गया है। संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। आप तमाम चीज़ों को देखते चलिए, और देखिए यहाँ पर काल की बात हो रही है, यहाँ पर विराम चिन्ह की बात हो रही है, यहाँ पर उपसर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रत्यय की बात हो रही है। यानी एक एक सवाल जो है वो तमाम जगह से लिए गए। यहाँ पे आगे और देखेंगे, देखिए यहाँ पर अलंकार का समावेश किया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अभिलाषा अर्थ शब्द का अर्थ बताना है आपको। यहाँ पर आपको विलोम शब्द पूछा गया है, यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द पूछा गया है। मतलब यहाँ पर हर तरीके से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तमाम चीज़ों में से एक एक सवाल यहाँ पर लेता है। यहाँ पर इंग्लिश का एक शब्द होता है, उसको हमको हिंदी में बताना होता है। अब यहाँ पे निर्मम का अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है। यहाँ पर आपको मुहावरा पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको जो है कहावत पूछी गई है। तो इस तरीके से हिंदी का ये पेपर होता है। यहाँ पर आपको शब्द युग्म पूछा गया है, यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, और यहाँ पर हिंदी साहित्य के रचनाकारों के बारे में पूछा गया है। तो एक भी चीज़ जो है सिलेबस के बाहर की नहीं आती है। यह हमारा
मतलब हमारे माइंड में ऐसे नेगेटिव चीज़ें बैठ चुकी कि टीईटी में कुछ भी पूछते हैं, लेकिन टीईटी में कुछ भी नहीं पूछते, किताब में से ही चीज़ें पूछते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उसको जो है ठीक ठीक ढंग से पढ़ते नहीं है, और इस वजह से जो है हमको दिक्कत हो जाती है। अब आज हमने आपके सामने जो है 30 क्वेश्चन जो है अपने से हल कर लाए। इसमें अगर कुछ 19-20 हो जाता है, एक दो क्वेश्चन, तो आप हमें बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 28-29 क्वेश्चन तो परफेक्ट है, एक आधी क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से जाकर आपको हिंदी का पूरा डेटा जो है वो परीक्षा से पहले मिल जाएगा। 44 यानी 44 डेज आर लेफ्ट टू एग्जाम के लिए 44 दिन बाकी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।